गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पेन कहाँ है? हाँ, तो ये तीसरा टेस्ट का सोल्यूशन है यहाँ पे सामने। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? देखिए सब दे रहे हैं, सब लोग कि नहीं दे रहे हैं? थर्ड टेस्ट है SGRTS और 213 होगा ये। ठीक है ना? देखिए इसमें लिखा होगा 213। तो इसका सोल्यूशन है, इसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, आए हैं। ठीक है, मैं इसे एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। तो बॉटनी में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आया है क्लास 12th, और इसमें देखिए कि ये पुराने एनसीईआरटी से ही आप पढ़ना है इसको, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट दिया हुआ है, और न्यू एनसीईआरटी में सीधे पॉपुलेशन से दिया हुआ है ना। तो ये बात समझिएगा आप, और पूरा चैप्टर पढ़ना है इसको, तो इसीलिए मैं ग्रुप में मैसेज करवा दिया था सीधे। ठीक है ना? तो याद रखेंगे इसको। बाकी कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं था इसमें। आपको जूलॉजी में छोटे छोटे 2 चैप्टर, लोकोमोशन और एक ब्रीदिंग। ठीक है, तो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ह्यूमिडिटी से मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में कितना वाटर अमाउंट है। ठीक है ना? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस, दोनों मिला करके H2O किस फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली लिक्विड की बात करते हैं, रेन एंड स्नो। तो अब देखेंगे जो नई एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी है, उसमें जो सेकंड पेज है, मींस आई थिंक 220 पेज होगा। ठीक है ना? उस पे आप जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन के ब्रैकेट में लिखा है कि प्रेसिपिटेशन कंटेन्स बोथ, मींस उसका मतलब दोनों है, स्नो से भी है जो पानी निकल रहा है, और वाटर रेन की वजह से तो है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी। तो एनसीईआरटी के लाइन से बिल्कुल भी उससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर का हो। कुछ लाइन से है, कुछ उसके कॉन्सेप्ट से है ना। सीधे सीधे एक एक वर्ड आपको मैं एनसीईआरटी में दिखा सकता हूँ। तो बिल्कुल भी ये जो पेपर हो रहा है, अब इसे मान के चलिए कि एकदम ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं। तो जो चैप्टर्स आप यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए, ये मान के चलिए नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बस बार बार रिवाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? याद रखेंगे इसको। आवाज जा रही क्लियर? ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, और सारे टेस्ट देने हैं, तैयार हो ना हो कुछ भी नहीं। ठीक है ना? और तैयार क्यों नहीं होगा जिनको, अब देखिए अगर आप कोई चीज मान लिए हैं, ठीक है ना, कि जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे कि एक अभी मैंने कहीं देखा था, कहीं सुना था कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्प्रिंग से बांधा गया था बिल्लियों को। ठीक है? और स्प्रिंग मतलब जब बिल्लियां स्प्रिंग खींचती थी तो एक मीटर लगा हुआ था, फोर्स बताता था कितना फोर्स जनरेट कर रही है सब। तो आगे जो है चीज रख दिया गया, मलाई वलाई रख दिया गया। ठीक? तो जब मलाई रख दिया गया तो जो बिल्लियां थी वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, फोर्स लगा रही थी लेकिन बांध दिया गया था उन स्प्रिंग से। तो मान लो एक बिल्ली खूब तेज से छलांग लगा रही है, खूब कोशिश कर रही है, मान लो 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस पर, है ना। स्प्रिंग था, उस मीटर था, उस पर लग रहा था वेट अपना, उनको बता रहा था कितना फोर्स लगा रही है सब। तो एक्सपेरिमेंट ये था। तो क्या किया गया, दूसरा केस, ये पहला केस था, दूसरे केस में पीछे से क्या लगा दिया गया, पीछे से मान लो कि कुत्ता छोड़ दिया गया। ठीक है ना? कुत्ता छोड़ दिया गया। फिर देखा ये गया कि अब बिल्ली थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा रही है। ध्यान समझना इस बात को। पहले सिर्फ मलाई था तो इनको खाने का मन कर रहा था लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास मतलब उनको था कि हाँ वही पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा ट्राई करते हैं करते हैं करते हैं, वो जुनून नहीं था। जब कुत्ता पीछे छोड़ा गया तो वो कुत्ता मलाई खाने जा रहा था। ठीक है ना? बिल्ली को नहीं खा रहा था, भाई आइडियल एक्सपेरिमेंट में सोचा था बिल्ली को खा जाएगा। तो वो मलाई खाने के लिए जब दौड़ा कुत्ता तो ये सोचे कि अब तो खत्म हो जाएगा मलाई, तो हम क्या करते हैं, पूरा जी जान लगा के उस मलाई को पाने के लिए, देखा गया 500 से 700-800 फोर्स दिखाने लगा जो स्प्रिंग था, है कि नहीं। तो इसके आप समझे क्या कि अगर आपका एम है, कोई भी गोल है आपका, और आप उसके लिए अगर आप चाहते जानते हो ना कि वो सीट कोई और ले लेगा, मैं नहीं लूंगा, तो और हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो वो वाला फोर्स लगाइए आप कि ये समझ के कि वो मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। ऐसा नहीं है कि अगले साल वो खाली रहेगा आपके लिए, ना ना ना। फिर अगले से दूसरे सीट के लिए लड़ाई होगी, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। हो सकता है सीट बहुत कम हो जाए, हो सकता है बच्चे इतने ज्यादा हो जाए। तो जो है यही है। अभी भी एकदम पूरा एकदम जबरदस्त गिन करके हम कहें तो मीन्स, अगर हम चलिए 85 डेज तो है ना। तो अब बताइए, जब आप एक महीना बचा रहता है आप लोग ये सोचते हो काश 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 2 महीना मिल जाता, काश 1 महीना से 10 दिन और ज्यादा मिल जाता, है कि नहीं। तो अभी है समय, तो उसी को यूटिलाइज करिए। ये टेस्ट इसीलिए हो रहे हैं, इसीलिए कोई बकवास, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको चेक करने के लिए क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, सब एकदम ऐसा है कि आप अपना खुद का असली प्रैक्टिस कर सके। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो लोग हैं सबको इसको पेपर दें। ठीक है ना? जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बाहर के हैं, कहीं किसी कोचिंग के हैं, आके टेस्ट दीजिए। ठीक है? अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाइए, अपना खुद टेस्ट करिए। ठीक है ना? कोई बहुत पैसा वैसा बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है, कुछ नॉर्मल एकदम ऐसा कि आप अपने जेब के खर्चे से आप दे सकते हो, कर सकते हो, फ्री एकदम, समझ लो। ठीक है ना? बस फॉर्मेलिटीज है ताकि आपके पास एक आईडी हो जाए, इसलिए बस। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया सी, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली। तो
डेजर्ट प्लांट क्या होते हैं? ये तो कोई मतलब विविपेरस, हर्बेसियस, हेट्रोफाइलस। देखिए क्या है इसमें, जो आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। सकुलेंट का मतलब होता है कोई ऐसा प्लांट जिसके अंदर पूरा सैप भरा हो, रस भरा हो, पानी भरा हो, तो सकुलेंट होते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, होमोस्टेसिस क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे आप अंदर के इन्वायरमेंट को एकदम कांस्टेंट रख सके, बाहर कुछ भी हो तो, यानी कि चेंज को रेजिस्ट करना। तो हम कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंजेस, चेंजेस को क्या करना है? रेजिस्ट करना है, यानी कि चेंज नहीं लाना है, जो था वही है वही रहेगा। गॉट इट? तो ये सब आप देख सकते हैं, सीधी सीधी सी बात है ये सब। तो जैसे ये सब पेज 220 पे देख सकते हैं, नए वाले में है नहीं ये सब। ठीक है ना, नए एनसीईआरटी में ना होते भी नीट में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको बात को ध्यान दीजिएगा। सिलेबस आप चिपका लीजिए, हर चैप्टर का सिलेबस देख के पढ़ा करिए। ठीक है। और ये आपको 223 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें थर्मो रेगुलेशन वगैरह की बात किया है, इसमें समझाया है कि क्यों कन्फर्मर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ी उनकी। तो उनसे पहले वाले पेज पे 223 पेज पे देखेंगे, ये सब चीजें दी हुई हैं। होमोस्टेसिस क्या होता है? बेंथिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, बेंथिक मतलब देखिए जो एकदम बॉटम होते हैं, बॉटम बॉटम ड्वेलर्स, मतलब बॉटम पे, जैसे पानी कोई भी वाटर बॉडीज है उसके एकदम बॉटम पे जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बेंथिक, वो रीजन को ही बेंथिक रीजन बोलते हैं, उन जानवरों को बेंथिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उन पेड़ को बेंथिक प्लांट ऑर्गेनिज्म सब बोलेंगे, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही आसान आसान चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये आपको जो सॉइल वाला पढ़ेंगे ना, मेजर रिबार्टिव फैक्टर्स में वाटर, सॉइल, एयर, लाइट है ना, तो सॉइल जब लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट लाइन। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। तो आप ये भी 223 पे मिल जाएगा, सॉइल वॉलिक सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट पे मिल जाएगा, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। मींस कि किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में उसका जो सेडिमेंटेशन है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, उसमें किस तरह की मिट्टी है, किस तरह के मिनरल्स हैं, उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म वहां पे उगेंगे, वहां पे उस हिसाब से प्लांट कैसा होगा, ये सब बातें। ठीक है। नेक्स्ट, ये सब ठीक है। नेक्स्ट, मेनी ट्राइब्स लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। तो अगर कोई हिमालय में रह रहा है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 226 पे, एडाप्टेशन की जब बात किया है कि जो एक्लिमेटाइजेशन होता है, मीन्स अगर आप 3500 मीटर से ऊपर जाएंगे किसी भी पहाड़ वहाड़ पे, तो हाँ जैसे ही जाते हैं 3500 मीटर के ऊपर, अगर हम बात करें नॉर्मली, नहीं कि तुम नेपाल जा रहे हो, रास्ते में थोड़ा सा एलिवेशन आ गया तो मेरे सब आरबीसी बढ़ गया, ठीक है ना, ब्रीथिंग रेट बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3500 मीटर रोहतांग पास मनाली लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, ये सब वर्ड याद रखना उसमें। तो बात ये है कि पेज नंबर 226 पे आप चेक कर लेना। ठीक है ना, तो मैं इसलिए बताता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मतलब मैं भी आखिर उसको देख के याद करके लिख के तो लाया हूँ, ऐसा कोई मैं बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे एनसीईआरटी पे पकड़ नहीं है वो इसको ध्यान से देख पाए, हाँ सब एनसीईआरटी का ही है, और वही 2 बुक पढ़ के आप कुछ भी कर सकते हो, 360 भी ला सकते हो, और नहीं पढ़ोगे तो 60 नंबर भी आ सकता है। तो इसको याद ध्यान रखना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि जो जब हम ऊपर जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, से थोड़ा सा नीचे, मतलब 3500 से अबव जाते हैं, तो कुछ हमें कुछ महसूस होता है, कुछ सिम्टम्स आते हैं, उनको हम उस बीमारी को बोलते हैं, उस डिसऑर्डर जो भी हो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। तो होता क्या है, जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे आपको पता होगा, आप स्टेट ऑफ मैटर कभी बड़े हो गए तो देखा होगा कि जब हम ऊपर जाते हैं, इन द सेंस अगर हम एल्टीट्यूड यानी कि हाइट बढ़ती है, तो वहां पे हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। मीन्स मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कम वहां पे हो जाते हैं, ये ना, डेंसिटी कम हो जाना है ना, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है। तो होता क्या है, आप यहाँ पे हो 4 बार ऑक्सीजन ले रहे हो, वहां पे जाओगे एक बार जब सांस खींचोगे एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जाएगा, तो आपको सफोकेशन होगा, आप बार बार ऑक्सीजन को ज्यादा लेना चाहोगे, जल्दी जल्दी लेना चाहोगे, तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। और क्या, पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाती है, ताकि जल्दी जल्दी से, मतलब वहां पे जल्दी जल्दी जाकर उसको छोड़ सके। ठीक है ना, एफिनिटी कम कर दी जाती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये सब बॉडी का एक होता है, क्या कहते हैं, एडाप्टेशन। कुछ देर में 2-3 घंटे या फिर मैक्सिमम 5-6 घंटे लगेंगे, आप एक्लेमेटाइज कर जाओगे, यानी कि शॉर्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन, एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है ना, तो आरबीसी के नंबर, हायर आरबीसी काउंट देन पीपल लिविंग इन प्लेन्स, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स बिकॉज, पोलर रीजन में स्मॉल एनिमल बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो। इसीलिए क्या कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े जानवर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे हैव ए लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम। टू ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में अगर आपको वेजिटेशन देखना है, तो सॉइल वाले, जैसे कि मैंने बताया 220
223, ठीक है ना, 223 देख लेते हैं, 26 है शायद, यस, हाँ 223, जिसमें सॉइल दिया हुआ है। 223 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये सब मिल करके डिसाइड करते हैं कि वहां पे वेजिटेशन कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट, द कंगारू रैट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका deserts do not need to drink water because देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने चेंज करवाया था, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं था, तो मैंने लिखा था बोथ ए एंड बी, और इसको लिखवाया था मैंने नन, है ना, यही है। तो द कंगारू रैट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट डू नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर बिकॉज तो ये हो गया ए और बी, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपको पता है दे मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल, यानी कि जो कंगारू रैट होता है, पहली बात तो कंगारू नहीं है, छोटा सा जानवर है, रैट की तरह, कंगारू की तरह, ध्यान से देखेगा, मतलब कंगारू की तरह थोड़ा छोटा सा रैट है। तो ये आपको कहाँ नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में देखने को मिलेगा, पानी एकदम नहीं होता है, तो ये क्या करता है, अपने अंदर के फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलता है, जिससे बॉडी की नीड उनकी पूरी हो जाती है। दूसरा, उनका जो यूरिन निकलता है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, एकदम कंसंट्रेटेड निकलता है। तो ये सब तरीके हैं कंजर्व करने के वाटर के। तो ये हो गया सी ऑप्शन, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, a majority of organisms which are restricted to narrow range of temperature are called स्टीनोथर्मल। तो जैसे मान लो पेंगुइन है, वो ठंडी बस झेल सकता है माइनस, मान लो -10 से -5 से +2 डिग्री सेल्सियस, इतना वो झेल सकता है, तो उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन एकदम क्या हो गया, एक नैरो हो गया, कि वहीं पर रहेगा और कहीं नहीं पाया जाएगा, तो नैरो रेंज हो गया ना उनका, इसीलिए बोलते हैं स्टीनोथर्मल, है कि नहीं। मैमल्स का क्या है, अरे कितनी ठंडी कितनों गर्मी झेल लेते हैं, हम लोग का रेंज बहुत ज्यादा है सहने का, तो हम लोग कहीं पाए जाते हैं, इसलिए हमको कहा जाता है क्या, यूरिथर्मल, याद रखेंगे। रिगार्डिंग टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, नियरली ऑल प्लांट, सारे प्लांट क्या होते हैं बताओ, सब कन्फर्मर्स होते हैं, मींस वो लोग रेगुलेट नहीं कर सकते, मींस बाहर का एनवायरनमेंट जो भी होगा उस हिसाब से उनका अंदर का भी होगा, उनके अंदर कोई मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस ऐसा नहीं होता है, तो दे आर कन्फर्मर्स। ओपुंसिया डज नॉट हैव फॉलोइंग एडाप्टेशन, इट लीव्स आर रेड्यूस्ड, ठीक है, ओपुंसिया का स्पाइंस, इनका लीफ स्पाइन हो जाता है, क्यों, ताकि वाटर लॉस कम हो, सरफेस एरिया कम हो जाता है। द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकन ओवर बाय सकुलेंट स्टेम, स्टेम परफॉर्म करते हैं जब लीव्स नहीं है तो। द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज, डे में स्टोमेटा क्लोज होता है, रात में खुला रहता है ताकि वाटर लॉस कम हो। संकीर्ण स्टोमेटा भी होता है, और इनमें एक होता है कैम्प पाथवे, लेकिन यहाँ पे C3 पाथवे लिखा है तो इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया। परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिपेंडेंट अपॉन तो सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन। तो सॉइल वाला देखा ना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन सकता है, आराम से उसको अच्छे से पढ़िएगा और एक एक लाइन पढ़िएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज हीट एंड डेसिकेशन, तो ये भी आप देख सकते हैं उसमें जा करके, ठीक है ना। तो एस्टिवेशन, यहाँ पे 2 एनिमल्स के नाम लिखे हैं, एक लिखा हुआ है एस्टिवेशन करने के लिए, एक लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिश लिखा हुआ है, और एक और जानवर लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ लेंगे इसमें से। मैं आपको पेज नंबर बता दे रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 226 के आगे सब कुछ है वहीं पे। अब देखिए जो ओल्ड है ना 219 और 237, इसी के बीच में सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक एक एनसीईआरटी का है, एक एक आप बैठ के ढूंढिए, मजा आएगा, एकदम बता रहे हैं, जो गलत हो रहा है बस जो गलत हो वही ढूंढिए, जो सही है यानी कि आपको पता है, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी से, सही है, जो नहीं पता है जैसे गलत हो गया, तुम लगा रहे हैं एनसीईआरटी में कहाँ दिया है सर, हमको बेवकूफ बना रहे हैं, इसके लिए आप बैठ कर ढूंढ के एकदम अच्छे से इसको घेर लीजिए, गोला मार लीजिए, तो इसका हो जाएगा एस्टिवेशन, ठीक है ना। फिश एंड स्नेल्स, याद आ गया, फिश एंड स्नेल्स एस्टिवेशन परफॉर्म करते हैं, 2 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है। Dash is any attribute of the organism that enables the organism to survive and reproduce in its habitat। तो क्या होता है एडाप्टेशन, किसी भी माहौल के हिसाब से ढल जाना, उसे बॉडी का चेंजेस हो जाना, और ये तुरंत नहीं होगा कि हम तुरंत समर, हम जैसे नहीं है कि अगर हम तुरंत यहाँ चले आए मेघालय में तो हमारी बॉडी में फर्स आ जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, सरफेस एरिया थोड़ा सा घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। टाइम लगता है इसमें, 3 तरह से हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज एडाप्टेशन। इसके बाद seals have a thick layer of fat below their skin, स्किन के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट किनके पास होता है, जो ठंडे एरिया में रहते हैं, ताकि जो है आराम से, मतलब कि बॉडी का हीट बाहर लॉस ना हो सके, और इसे हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटर सीलम कह सकते हैं उसको, जो हीट को लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स,
कौन सा फॉल्स है? रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस, सही बात है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लो, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना, थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। स्वेटिंग एंड शिवरिंग आर द मींस ऑफ थर्मो रेगुलेशन बाय ह्यूमंस, सही बात है। प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ थर्मो रेगुलेशन, गलत बात है। प्लांट्स कन्फर्मर्स होते हैं, वो थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इकोलॉजी? तो इकोलॉजी शुरू करेंगे, पहला ही जो पेज है जिसमें आपको रामदेव मिश्रा जी के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलेंस रूल? एलेंस रूल क्या कहता है कि जो ठंडे में पाए जाते हैं उनके लिम्स, उनके जो आउटग्रोथ बॉडी के हैं छोटे छोटे होते हैं, ताकि बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाए और हीट लॉस कम हो, तो हम कह सकते हैं मैमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। Which of the following do not account for the formation of major biomes? मेजर बायोम बनने के लिए कौन कौन सी इसमें नहीं सहयोगिता अपना मतलब जाहिर कर रहे हैं? Annual variation in intensity of temperature, annual variation in duration of temperature, annual variation in precipitation, तीनों सही बात लग रहा है कि टेक्सचर ऑफ सॉइल से इसका कोई मतलब नहीं है। और ये आप आराम से एनसीईआरटी में जब खोलेंगे पेज, दूसरा पेज खोलेंगे इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का, तो 22-23 होगा, उसमें आप जाएंगे देखेंगे साफ साफ ये बात लिखा है, जो नीचे ग्राफ बनाया हो ना, ग्राफ के जस्ट ऊपर वाली 3-4 लाइनें हैं, ठीक है ना। तो बायोम बनने के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ऑल ऑफ दिस लिखता तो डी ऑप्शन होता, ये कुछ गंदा से लिख दिया, ये भी डी ऑप्शन होगा। ओके, the organism that occurs on or near the bottom of sea have many following types of adaptation to counteract crushing pressure। जैसे प्रेशर बहुत नीचे हैं, उनके बॉडी में प्रेशर बहुत लग रहा होगा, ऊपर इतना पानी है, तो उससे बचने के लिए उनके जैसे होता है ना मेथिलामीन, ये सब ऑक्साइड, ये सब होता है, केमिकल्स होते हैं जो उनके प्रोटीन्स को क्रश नहीं होने देते हैं, उनकी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, उनको कुछ नहीं होता, तो बायोकेमिकल चेंजेस होगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। The salinity in sea water is parts per 1000 ppt, कितना होता है? 30 to 35%, याद रखेंगे इसको। इन ग्रोथ पैटर्न, आर क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, सबको पता है आर क्या है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी होता है अगर हम बात करें इक्विवेलेंट को, लेकिन इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है ना, कि नेचुरली मतलब किसी की भी स्पीसीज कितनी बढ़ रही है, ये इसको मेजर करता है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू स्पीसीज, तो कहीं पे दिख जाए टू डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। If the rate of addition of new members increases with respect to the individual lost of the same population, individual lost बहुत कम हो रहे हैं, नए ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो exponential growth होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। Which of the following adaptation do not lessen the impact of predation? predation का एग्जांपल इसमें से कौन नहीं है? तो some species insect और frog, भाई इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा ही, पॉइजनस कोई है, मतलब ये कह रहा है इसमें से कि इसमें से प्रीडेशन से कौन रिलेटेड नहीं है। अगर कोई पॉइजनस है यानी कि उसको कोई खाएगा नहीं, यानी कि प्रीडेशन को रोक रहा है ना। मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल ड्यू टू इट्स हैविंग सर्टेन केमिकल, इनको भी नहीं कोई खाएगा क्योंकि इनका डिस्टेस्टफुल होता है, या कुछ ऐसा केमिकल खा लेते हैं जब ये कैटरपिलर या लार्वा स्टेज में होते हैं कि पूरा बॉडी में इनके एक अंदर गंदा सा टेस्ट फैल जाता है। डिफरेंट फीडिंग हैबिट ऑफ फिंचेस, फिंचेस की डिफरेंट हैबिट, ये तो आपको पता है ना, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वाला एग्जांपल है, तो ये कहीं मतलब प्रीडेशन से कोई मतलब नहीं इसका है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। The abundant tortoise in Galapagos Island becomes extinct within a decade after goats were introduced in the island. This is apparently due to the greater browsing efficiency. जब आइलैंड पे गोट को डाला गया तो सारे कछुए एक्सटिंक्ट होने लगे, क्योंकि गोट जो था, बकरी था, बहुत तेज से चढ़ता था, कहां से? यानी कि उनकी एफिशिएंसी, ब्राउजिंग, खाने की एफिशिएंसी ज्यादा थी, तो ऑप्शन हो गया बी। आपको पता है पॉपुलेशन अगर टी टाइम पे एनटी रहा होगा तो टी प्लस टाइम पे क्या होगा? तो टी टाइम पे मान लेते हैं कितना रहा एनटी प्लस 1 पे क्या होगा? एनटी 1 प्लस इज इक्वल टू एनटी प्लस, जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने लोग आए हैं इमिग्रेट किए, उनको जोड़ दो, माइनस जितने लोग गए हैं और जितने लोग मरे हैं उनको घटा दो, तो क्या हो जाएगा? एनटी प्लस 1 इज इक्वल टू एनटी प्लस बी प्लस 1 माइनस डी प्लस ई, ठीक है। द एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज, क्यों ऐसा है? एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो एज पिरामिड्स हैं उसमें क्या पॉपुलेशन ग्रोथ और जो उनका एज है क्या रिलेशन है? तो पता है डिफरेंट एज ग्रुप वाले की मींस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज अलग होती हैं, इसीलिए सब हम लोग एज ग्रुप लेते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला जो कर्व था उसके माध्यम से हमने देखा था कि nt इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर rt होता है, तो जो आपको ऑप्शन में देखिए nt इज इक्वल टू n नॉट e टू, यानी सी ऑप्शन हो गया। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज, ठीक है, जब पॉपुलेशन पढ़ेंगे आप तो उसमें एक लाइन है, ठीक है ना, बिल्कुल भी देखिए मैंने एकदम लाइन उठा के रख दिया है और उसका ऑप्शन होगा डी, इट लिंक्स डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज टुगेदर। तो आपको
इसमें से कई सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत लोग क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब पॉपुलेशन शुरू हुआ है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, उसी में जाएंगे दूसरे पेज पे, नीचे से छठी सातवीं लाइन है, पूरा एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे आखिरी लाइन है जो उस पैरा, अपने पैरा का साफ साफ लिखा है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज टुगेदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स नॉट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? नेटेलिटी बढ़ाता है, मोर्टेलिटी घटाता है, इमिग्रेशन घटाता है, मेटा पॉपुलेशन इट इज नॉट द पैरामीटर जो डिसाइड कर सके कि ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, डिक्लाइन होगा। ठीक है ना। हॉर्न ऑफ एकेसिया एंड कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ। तो जो थॉर्न होते हैं एकेसिया वगैरह में और कैक्टस में, तो डिफेंस का काम होता था कि कोई आके ब्राउज ना करे, कोई चले ना इनको, है ना। ओके, which of the following secondary compounds are produced by plant for the purpose of defenses against grazers and browsers? तो आपको पता है डिफरेंट, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकनिन, ये सब जो होते हैं ना, कड़वा होते हैं, थोड़ा खाने में थोड़ा अजीब होते हैं, और इसलिए प्लांट पैदा करता है नेचर ने दिया ताकि इनको कोई चर ना पाए, कोई खा ना पाए। तो ऑल ऑफ दिस होगा। वो अलग बात है, ह्यूमंस को पता है कितना खाने में मजा आएगा, तो अपना दबा के दम खाते हैं। The interaction is determined to the both the species in detrimental का मतलब होता है नुकसानदायक, मींस दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। तो कंपटीशन होता है दोनों के लिए, कोई भी कंपटीशन अगर कर रहा है किसी एक रिसोर्स के लिए तो भाई दिक्कत तो होगी। पहले अकेले खाता, लेकिन अब दो लोग हैं तो बांट के खाना पड़ेगा। इन एन एज पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज लेसर। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको, आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते रह जाएंगे, होगा नहीं। देखिए ऐसे बनाइए, इन एन एज पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, देखो नीचे प्री होता है, ऊपर रिप्रोडक्टिव होता है, और उसके ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अब देखो क्या कह रहा है, इन एन एज पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि बीच वाला, इज लेसर देन प्री। तो ये प्री है, प्री से क्या है, कम है, अभी इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, बट हायर देन पोस्ट, पोस्ट से ज्यादा है, यानी कि ये देखो कह रहा है, ये देखो ये प्री वाला है, ठीक है, सॉरी ये प्री वाला है, ये रिप्रोडक्टिव है, और ये पोस्ट है। अब पढ़ो इसको फिर से, कह रहा है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिप्रोडक्टिव वाला है, इसी के माध्यम से बात कर रहा है। लेस देन प्री वाले से कम है, तो यानी कि ये लाइन बड़ी होगी, ये छोटी होगी। और क्या कह रहा है, हायर देन पोस्ट, यानी कि पोस्ट ज्यादा है तो ये वाली छोटी होगी। अब बताओ ये कैसा पिरामिड है, दिख रहा है साफ साफ, है ना, यानी कि ऐसा कुछ बन रहा है, यानी कि हमें दिख रहा है ये ग्रोथ पॉपुलेशन का है, जो हमें बताता है कि पॉपुलेशन ग्रो करने वाला है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ऐसे इसको करते हैं लिख के अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको। चलिए नेक्स्ट, select the incorrect statement. Overwhelming majority of animals and nearly all plant maintain a constant. नहीं बाबू, all plant कभी constant, plants कभी नहीं constant maintain कर सकते ना, मैंने बार बार देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑप्शन ये गलत हो गया। Assume that you have been studying a population of cattle at the age of a pond. After 10 years of observation, you notice that the population has remained steady. What is the most likely explanation? इसका explanation क्या हो सकता है? तो एक पॉन्ड है, उसमें कैटल्स नाम का प्लांट है बाबू। अब ये प्लांट जो है, अब मैं इसको सही करवा देता हूँ सारा कुछ, ताकि आपको पता चले कैटल्स एक प्लांट है। तो एक प्लांट है बाबू, देखा गया 10 साल बाद भी उतना ही था जितना पहले था, एकदम पॉपुलेशन सेम रह जा रहा है। इसका मतलब कि जितना उसमें पैदा हो रहे हैं और जितना मर रहे हैं दोनों बराबर है। याद रखेंगे, तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, in exponential growth the increase or decrease in population size during a unit period is, किसी पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है ना, जो वही कह रहा है रेट, तो आपने पढ़ा है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन, और आर क्या होता है b माइनस डी, तो आर एन यानी b माइनस डी इंटू एन, b माइनस डी इंटू एन, यही ऑप्शन दिखा रहा है सी। दिक्कत हुआ होगा, लेकिन देखिए ध्यान से कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का है सब कुछ, बहुत आसान है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज के? तो के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी सबको पता है। द एसोसिएशन बिटवीन ऑफ राइस एंड बीज फर्निशेस द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म में आप लास्ट में देखें स्यूडोकॉपुलेशन का जो एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे लास्ट पेज में जाएंगे तो आपको पता है कि और ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, बार्नेकल्स ऑन व्हेल, बार्नेकल्स ऑन व्हेल किसका एग्जांपल है बाबू? कॉमेंसलिज्म का। बटरफ्लाई एंड बर्ड्स प्रीडेशन का। गोट्स एंड टॉर्टॉइस कंपटीशन का। कोपेपॉड्स एंड मैराइन फिश, बताइए कोपेपॉड्स, हाँ ये तो एक्टोपैरासाइट है, पैरासिटिज्म का। तो सी का हो गया दूसरा, सी का दूसरा एक ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेप्रोफाइट यानी कि डेड एंड डिकेइंग से मतलब होगा, यानी कि ए का हो गया सेकंड। ठीक है, पैरासाइट का मतलब क्या होगा? पैरासाइट लिविंग ऑन प्लांट या एनिमल बॉडी। ठीक है ना, ये तो बी का क्या हो गया तीसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, ये वाला लाइन पूरा सही है, एकदम आसान है, आप मिला लेंगे इसको।
Statement 1. Mycorrhizae represent a mutually beneficial interspecific interaction of fungi with roots of higher plant. सही बात है, एकदम सही है। माइकोरिजा का मतलब होता है हायर प्लांट के रूट पे जो फंजाई ने आक्रमण करके, मतलब दोनों आक्रमण नहीं किया, म्यूचुअलिज्म है वो, ठीक है। इन दिस रिलेशनशिप बोथ ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज। सही बात है, दोनों लोग कुछ लेन देन चल रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इन म्यूचुअलिज्म बोथ द पॉपुलेशन आर benefited and neither can survive under natural condition without other. both population, सही है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों आर बेनिफिटेड एंड नाइदर कैन, हाँ ठीक है, दोनों को बेनिफिट होता है और दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, याद रखेंगे। बोथ पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड बाय द एसोसिएशन बट देयर रिलेशनशिप इज नॉट ऑब्लिगेटरी। बाबू ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो ये नॉट लिख दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन हो गया बी। ओके, फिग एंड वास्प कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। सही बात है, फिग एंड वास्प एकदम म्यूचुअलिज्म का जबरदस्त एग्जांपल है, अनोखा एग्जांपल है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे शो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। एकदम एसेशन रीजन है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए होगा। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज द ओनली पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक रिलेशन। देखो पोटेंट फोर्स है लेकिन ओनली लिख दिया, मामला गड़बड़ा दिया, क्वेश्चन ये गलत हो गया। ओनली नहीं, बहुत सारे फोर्स हैं, उसमें एक ये भी है, ओनली लिख दिया, गलत हो गया। अनएक्सेप्शनली टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, वाबलर्स की थियरी थी बाबू, वाबलर्स वाला एग्जांपल था। मैकआर्थर की थियरी थी कि एक पेड़ पे 5 वाबलर्स की स्पीसीज रह रहे हैं लेकिन एक साथ रह रहे हैं, तो अनएक्सेप्शन नहीं बाबू, एक्सेप्शन तो है ही ना बाबू, तो गलत हो गया दोनों। असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी। इसमें देखिए जो ए है क्या शो कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी, बी क्या है एक्सपोनेंशियल, सी क्या है लॉजिस्टिक। तो ए कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन डी। सी एक्सपोनेंशियल नहीं है, लॉजिस्टिक है, बी हाँ, तो ऑप्शन हो गया डी, याद रखेंगे इसको। Which of the following is population? देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन का डेफिनेशन पढ़ा होगा तुरंत किया होगा, तो गलत कर दिया है, तो गलत होगा, मिस प्रिंटिंग है ऐसा कुछ। देखिए बाबू पॉपुलेशन का मतलब सेम स्पीसीज, सेम। चलिए देखते हैं, अ स्पाइडर एंड सम ट्रैप्ड फ्लाई, एक स्पाइडर भी है कुछ फ्लाइज भी है, दोनों अलग स्पीसीज हो गई। अर्थवर्म दैट लिव इन ग्रासलैंड अलोंग विद अदर आर्थ्रोपोड्स, 2 स्पीसीज हो गए। ऑल द प्लांट इन अ फॉरेस्ट, सारे प्लांट अलग अलग स्पीसीज के होंगे, लेकिन ऑल द ओक लिख दिया ना, ओक ट्री, यानी कह दिया कि सेम स्पीसीज है, तो ये आंसर होगा। इसमें पैसिफिक सलमान, मैंने कहा सलमान भाई एक ही बार लाइफ में, समझ रहे हो ना, सिंगल है, तो ब्रीड्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि हो गया एक का दूसरा, एक का दूसरा, एक का दूसरा, यही दिख रहा है, मार दो। लेकिन और देख लो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया एक्सपोनेंशियल, तो ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल, ए का दूसरा, बी का तीसरा, बाकी सब देखिए आसान है एकदम। ये dn अपॉन dt इक्वल टू rn बताया मैंने ना, एक्सपोनेंशियल है तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। थोड़ा सा साव धीरा अच्छे से देख करके आप लोग टिक किया करिए। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, अब आ जाते हैं हम लोग जियोलॉजी पे, ठीक है ना, जियोलॉजी पे। चलिए इंटरकॉस्टल मसल्स आर फाउंड अटैच्ड विथ, तो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, तो अटैच्ड विथ रिब्स, ऑप्शन बी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, कौन से इसमें डॉट, द फारिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। सही बात है, पहले मैंने कहा था पलट, याद कर लो पलट, पी फॉर फेरिंग्स, एल फॉर लैरिंग्स, टी फॉर ट्रैकिया, एक सीरीज में होते हैं। पैसेज ऑफ विंड, मैंने बताया था ना, पैसेज ऑफ एयर। डॉर्सल साइड ऑफ थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम, अरे बाबू वेंट्रल में स्टर्नम होता है, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही है ए, याद रखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं जो रेस्पिरेशन के बिना रह सके, ठीक, नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट रेस्पिरेशन। देखिए अगर हम माने जो लिविंग बीइंग है तो रेस्पिरेशन करेंगे ही, ठीक है ना। ओके, इट टेक्स प्लेस एट एवरी टाइम डे एंड नाइट, सही बात है। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सही बात है, ऑल ऑफ दीज होगा 153 का डी। इन मैन एंड मैमल्स, इन मैन देखिए यहाँ पे मैन एंड मैमल्स, तो सबसे पहले कहाँ होता है, नेजल कैविटी, सही बात है। उसके बाद पलट मैंने कहा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, उसके बाद क्या होगा एल्वियोलाई। ओके, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी मसल्स इन मैमल्स, इन्हें कौन से इंस्पिरेटरी मसल कहते हैं, तो आपको पता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ईआईसीएम, ऑप्शन बी होगा। द स्ट्रक्चर व्हिच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट, तो डायफ्राम मूव करता है, इंटरकोस्टल मसल मूव करता है, रिब्स मूव करता है, लेकिन लैरिंग्स कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लैरिंग्स क्यों मूव करेगा यार, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन थोड़ी है, मतलब है मींस मूव नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं शो करेगा, ठीक है। आगे देखिए लैरिंग्स, लैरिंग्स साउंड बॉक्स होता है, वो हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन में रखेंगे उसको,
बस पैसेज प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिवन बिलो प्लूरा, तो प्लूरा बाबू पेराइटल भी होता है, विसरा भी होता है, तो ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। फ्लूइड कंटेन इन इट रिड्यूसेस, तो प्लूरल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है। इट आउटर लेयर इज इन कांटेक्ट विद थोरेसिक वॉल, सही बात है, इनर वाला लंग्स पे, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। Even when there is no air in it, human trachea does not collapse, क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेजिनस रिंग से हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है उसको प्रोटेक्ट किया रहता है। Which of the following group are supported by incomplete cartilaginous ring, तो कहां से कहां तक बताइए? ट्रैकिया से लेकर के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोकाई, है ना? हाँ, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। तो 160 का आंसर क्या हो गया? देख लें, सही दिया है ना? मुझे लग रहा है कहीं सी नहीं मार दिए हैं। 160 का डी, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, याद रखेंगे इसको। द गिवन डायग्राम, तो बाबू आपको लग रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बस ये देखना था कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्विलाई, और चौथा जो है एल्विलाई को वो शो कर रहा है, आपको पता है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें अगर एल्विलाई लिखता तो कंफ्यूजन होता, ठीक है, कोई बात नहीं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? एफआरसी, एफआरसी क्या होता है बताइए? आपने फोर्सफुली बाहर निकाल दिया हवा, फिर भी जितना बचा आरबी, फोर्सफुली नहीं निकाला होता तो ईआरबी बचता, तो ईआरबी और आरबी को जोड़ के बोलते हैं एफआरसी, ऑप्शन हो गया बी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस टीवी प्लस आरबी, यानी कि ईआरबी, आईआरबी, टीवी, इन तीनों को मिला देते क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कह सकते हैं सी। 163 का सी आंसर होगा। When 1200 ml air is left in the lungs, it is called 1100 से 1200 एनसीईआरटी दिया है, क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, तो हो गया ऑप्शन सी। वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस आरवी, देखो आसान है। ए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट, 160 क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। 166, ओके, देखिए, चलिए मैं क्लास में सबको बताऊंगा अच्छे से इसको। देखिए क्या होता है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर। एयर फ्लो इनटू लंग्स ये दिया हुआ है, एल्वियोलर वॉल्यूम इंक्रीज, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? थोरेसिक, थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, बोले यस, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? यानी कह सकते हैं प्लूरल प्रेशर डिक्रीज, यानी कि पहले, तीसरा, फिर चौथा। अब जब प्लूरल प्रेशर कम हुआ तो बताओ, सॉरी, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो थोरेसिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? बोलो, सॉरी, फिर से देखिए, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। थोरेसिक वॉल्यूम क्या, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लूरल में प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सही बात है। और इसका जो चेंजेज है वो रिफ्लेक्ट होता है किसमें बताइए? पल्मोनरी में, तो पल्मोनरी में आ जाते हैं। तो अब क्या होगा? एल्वियोलर का वॉल्यूम बढ़ेगा, एल्विलाई का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, तो उसमें प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, है कि नहीं? एयर फ्लो इनटू द लंग्स, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमको, चलिए मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा इसको, क्योंकि हमको लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है। चलिए 167, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इसमें क्या होता है? इंस्पायर करेंगे तो अंदर हवा ज्यादा चाहिए, मतलब जगह ज्यादा चाहिए, यानी कि अंदर, और आपको पता है बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? कम, और अंदर प्रेशर कम रखना है तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, याद आ रहा है? लॉ होता है ना कोई, बॉयल्स लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सल रिलेशन होता है। तो हवा को अंदर खींचना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो जैसे प्रेशर घटा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर हवा आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, जो हमारा लंग्स है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, मान लीजिए आपका लंग्स है, यहाँ पे क्या होता है? देखिए ये क्या है? ये है आपका डायफ्राम। तो डायफ्राम ऐसे नीचे खींच लेते हैं, मतलब ये फ्लैट हो जाता है, और जब फ्लैट हो जाएगा तो जगह थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और जो रिब्स होते हैं वो थोड़ा लिफ्ट अप होंगे, ठीक है ना? ये जब बढ़ेगा, ये जब फ्लैट हो जाएगा तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो किस एक्सिस पे बढ़ेगा बताइए? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। और अगर रिब्स ऊपर उठ जाएंगे तो किस एक्सिस में? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे, याद रखना इस बात को। तो यानी कि रिब्स उठ जाएंगे और फ्लैट हो जाएगा कौन? डायफ्राम। तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है?
diaphragm gets flattened and rib get raised. D option. Which of the following would have the same O2 content? Blood entering the lungs and blood leaving the lungs. अच्छा, कह रहा है कि O2 कंटेंट सेम किस में होगा, तो पहला तो भाई दोनों अलग हो गया. ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ हार्ट, एंटरिंग द राइट साइड, ठीक है, एंड लिविंग द राइट साइड, ठीक है, यानी कि हमारे राइट ऑट्रियम में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर वो जा रहा है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, फिर वहां से जा रहा है पूरे हार्ट में, सॉरी पूरे लंग्स में, फिर से सफाई होने के लिए, यानी कि दोनों का कंटेंट सेम है, दोनों डीऑक्सीजनेटेड है, कह सकते हैं, तो ऑप्शन हो गया बी. इन मैमल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है ना CO2 का, कैसे होता है, बाइकार्बोनेट आयन, और दूसरा कैसे होता था, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा और तो बाइकार्बोनेट आयन का जो होता था वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में भी होता था, तो ये दोनों आरबीसी में जो वाटर होता था उससे रिएक्ट करते थे, याद आ रहा है, तो आरबीसी कैरी करता है और प्लाज्मा इनको कैरी करता है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी. द फैक्टर व्हिच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वियोलर डिफ्यूजन, कौन कौन सा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, प्रेशर ग्रेडियंट, सब करता है, रिएक्टिविटी वाला ये वाला चक्कर ये नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हो गया, गलत हो गया. अगर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना है तो PO2 ज्यादा होना पड़ेगा, PO2 ज्यादा, PCO2 लो, और आपको पता है वहां पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, पता है ना, मैंने बताया पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया, यहाँ पे नहीं बता सकते, इतना ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, और टेम्परेचर भी लो होता है, तो ऑप्शन सी हो गया. मतलब मैंने याद करवाया था कि PO2 हाई रहे बाकी सब लो, PO2 हाई बाकी सब लो, और अगर पूछता है डिसोसिएशन के लिए तो PO2 लो बाकी सब हाई, बताइए, याद है ना, रटवाया था मैंने, तो PO2 हाई बाकी सब लो, ठीक है. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड होता है. रेट ऑफ ब्रीदिंग इन मैमल्स लार्जली डिपेंड ऑन, रेट की बात कर दे तो बस CO2 कंसंट्रेशन और H+, तो H+ कहीं दिया नहीं है, तो CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड बी हो गया. मतलब जब हमारे ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो जल्दी 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 उसको हम निकालते हैं ताकि CO2 खाली हो, और CO2 के लिए रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, उसमें दो लोग हैं, बताओ, RRC है एक, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, याद आ रहा है, मेडुला में, और एक पॉन्स में कौन होता है, रिमोट सेंटर, ये सब मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, और रेट को बढ़ा देते हैं, याद रखेंगे इसको. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी था करेक्शन, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई को रिड्यूस कर देता है एम्फाइसेमा में, इसीलिए हम कहते हैं ये सही है, बाकी सब क्या है, गलत है, याद रखेंगे. न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड thus alter the respiratory rate, जो मैंने बात किया अभी को, सही है. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैन रिजल्ट इन द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन लंग, दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, सही है, ओके. thoracic chamber which contain lungs is anatomically an airtight chamber, बिल्कुल सही बात. चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity does not affect the, अरे बिल्कुल अफेक्ट करता है, एकदम रिफ्लेक्ट करता है, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया. The lungs are situated in thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber, सही बात है. Such an arrangement is essential to avoid any change in pulmonary volume, ताकि अवॉइड नहीं यार, वो तो चाहते हैं ना कि चेंज हो पल्मोनरी वॉल्यूम में, है कि नहीं, सच एन अरेंजमेंट सही है, यानी कि देखो एयरटाइट चैम्बर है, essential to avoid any change, such an arrangement is essential to avoid any change in pulmonary volume. The lungs are situated in thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber, ठीक है. Such an arrangement is essential to avoid any change in pulmonary volume. पल्मोनरी वॉल्यूम में हाँ कोई चेंज ना हो, मतलब कि लीक ना हो हवा, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन ठीक है. इसको मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से, ठीक है ना, फिर मैं गलत नहीं बता सकता, ठीक है, कुछ चीजें दिमाग में चढ़ती नहीं है, इसको मैं बता दूंगा आपको, क्लास में बता दूंगा, ठीक है, या तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा इसका आंसर. द मैक्रोफेजेस इन ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट एमोबॉइड मूवमेंट, सबको पता है, ओके. माइक्रोफिलामेंट्स भी एमोबॉइड करते हैं, यानी कि ये भी हो गया. एक्टिन प्रोटीन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स, किस फॉर्म में होता है, तो मोनोमर जी एक्टिन्स होते हैं और उन्हीं से बना है पॉलीमर एफ एक्टिन, ओके. ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो भाई लोकोमोशन मूवमेंट पढ़े तो एक क्वेश्चन तो मसल्स का बनता है ना इसमें. देखिए जो वॉलंटरी है जरूरी नहीं सारे, मतलब वॉलंटरी मसल्स, अच्छा जो स्ट्रिएटेड है क्या वॉलंटरी है, जरूरी है, क्योंकि स्ट्रिएटेड बाबू आपका होता है कौन होता है, स्केलेटल मसल भी होता है, स्केलेटल भी होता है मसल, और कार्डियक मसल भी स्टेटेड होता है, लेकिन कार्डियक इनवॉलंटरी होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्टेटेड वॉलंटरी जरूरी नहीं है. विसरल मसल आर स्टेटेड, बिल्कुल नहीं, विसरल मतलब स्मूथ मसल यानी कि इनवॉलंटरी होते हैं. कार्डियक मसल आर नॉट स्टेटेड, अरे कार्डियक मसल स्टेटेड होते हैं, इनवॉलंटरी भी होते हैं. ऑल नॉन स्टेटेड मसल आर, सही बात है, जो नॉन स्टेटेड है जैसे विसरल मसल, स्मूथ मसल, ये क्या होंगे, इनवॉलंटरी, ऑप्शन डी हो गया. Which of the following pair of chemical substances is correctly categorized?
तो सब देखिए कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड से होगा, कैल्सिटोनिन जो आपका ये थायराइड से होगा, लेकिन ये तो थाइमोसिन गलत हो गया। पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन बाबू डाइजेस्टिव एंजाइम थोड़ी है ना, ये तो हार्मोन है। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है ना, स्केलेटल मसल में, ये सही हो गया, सी ऑप्शन। ड्यूरिंग रेस्टिक स्टेज द बाइंडिंग स्टेट ऑफ एक्टिन फॉर मायोसिन रिमेन मास्क बाय, कौन मास्किंग करता है? ट्रोपोनिन, सबको पता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, तो कौन होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन, तो इट्स अलाउ मूवमेंट, सही बात है। इट सपोर्ट द बॉडी, सही बात है। इट कनेक्ट मसल टू जॉइंट, नहीं ये थोड़ी करता है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट, सही बात है, सी वाला ऑप्शन होगा, नहीं करता है। तो ये मैंने बताया था आपको, जो करेक्ट सीक्वेंस जो बताया था मैंने, CTLSC, CTLS फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर, तो CT, सी मतलब सर्वाइकल, टी मतलब थोड़ा सी याद है ना, CTLSC, पांचवा लास्ट में होगा, और तीसरा पहले होगा, तो कौन सा दिख रहा है? डी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। On stimulation, a muscle cell releases calcium ions from sarcoplasmic reticulum. By reacting with a protein complex, calcium uncover active site on the actin filament. ठीक है, ऑन स्टिमुलेशन मसल सेल रिलीज कैल्शियम आयन फ्रॉम, हाँ सही बात है। बाय रिएक्टिंग विथ अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम अनकवर, यानी कि जो कैल्शियम है वो जाकर रिएक्ट करता है ट्रोपोनिन से, तब वो मास्किंग हटा लेता है, तो सही है। लेकिन वो उसको नहीं डिफाइन कर रहा है ना, ये इसको फंक्शन बता दे रहा है, इसको डिफाइन नहीं कर रहा है कि स्टिमुलेशन मिलेगा तो रिलीज हो रहा है, क्यों रिलीज होगा उसका, फिर समझ रहे हैं ना। तो रीजन जो है अच्छे से एसेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ दोनों सही है। मतलब यहाँ पे बोलता कि स्टिमुलेट कैसे हुआ है, ठीक है, कहाँ पे चीजें हो रही हैं, तो ये जो Ca2+ है वो जो उसका फंक्शन दे रहा है कि उसका किससे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन हम नहीं कह सकते करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बी होगा। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलस इन सस्टेन, तो टिटेनाई होता है, ठीक है ना, टिटेनाई या फिर टिटनस कह सकते हैं। पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू जेड लाइंस, सार्कोमियर, सही है। आइसोट्रोपिक बॉन्ड, एक्टिन, एनिसो, मायोसिन, सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड, जेड लाइन, यहाँ पे एम लाइन दिया है, गलत हो गया, डी होगा। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स, तो एच जोन क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, जो बीच में गैप होता है खत्म हो गया, यानी कि ये सही है। ए बैंड वाइडेंस, नहीं बाबू, सेम रह जाता है। आई बैंड रेड्यूस इट्स विड्थ, जो आई बैंड होगा यानी कि एक्टिन सब पास पास आते हैं, तो आई बैंड का जो बीच में गैप है कम हो जाता है, ये भी सही है। विड्थ ऑफ ए बैंड अनअफेक्टेड, सही बात है। एम लाइन एंड जेड लाइन कम्स क्लोजर, दोनों लाइन कम क्लोज आएंगी, सही बात है। तो कौन सा इसमें सही है? 1 2 1 1 3 4 5 1 3 4 5 ऑप्शन क्या हो गया? ए, याद रखेंगे इसको। द प्रोटीन हुज रिमूवल इनेबल्स मायोसिन टू बाइंड एक्टिन इन स्मूथ मसल, देखिए मैंने क्वेश्चन शायद चेंज करवाया था, ठीक है ना, उसमें कुछ और हुआ क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का ये सब चीजें आ गई थी, तो इसलिए मैंने चेंज कराया था। चलिए, which of the following statement about the mechanism of muscle contraction are correct, इसमें से acetylcholine is released when the neural signal reaches the motor endoplate, सही बात है। muscle contraction initiated by single sent by CNS, सही है, लेकिन सेंसरी नहीं, यहाँ पे मोटर होगा, ये गलत हो गया, तो ये सही है, ये गलत है। during muscle contraction isotropic band gets elongated, गलत है, रेड्यूस होगा। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू लैक्टिक एसिड, सही बात है। तो पहला और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। Which of the following is not a function of skeletal system, तो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, वाओ ये हीट कब से प्रोडक्शन, गलत है, यानी कि यही सही आंसर होगा। लोकोमोशन कराएगा, एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस कराएगा, बोन मैरो होता है, बोन मैरो याद आ रहा है, स्टोरेज ऑफ मिनरल सब होगा, लेकिन हीट नहीं प्रोड्यूस कराएगा। यहाँ पे दिख रहा है स्फेनॉइड है, कौन? ए, बोले यस। बी देखिए ऑक्सीपिटल, कहाँ गया, दिखा ना, याद करिए, बताया था मैंने, ये जाइगोमैक्टिक, कौन सा? सी वाला, तो मिला लीजिए, ऑप्शन सी होगा, बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी का फिगर है, ये सब चीजें देखिए एकदम आराम से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ बोन्स इन ईच हाफ ऑफ द लोअर जॉ, लोअर जॉ ये जो आपका मूव करता है, ठीक है ना, कौन सा है? मैंडिबल, मैक्सिला, ठीक है। मैंडिबल कितना होता है? 1 होता है, सिंगल होता है, ठीक। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग अ नॉर्मल ह्यूमन। स्कल इज डाइकोंडालाइक, सही बात है। मेटाकार्पस 5 नंबर, सही बात है। पटेला इज कप शेप्ड बोन कवरिंग द नी डॉर्सली, नहीं, ये हमारा वेंट्रल पोजीशन है। क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई लोग कंफ्यूज किया होगा, पहला सही है, ये भी सही है। यहाँ बाबू यहाँ वेंट्रली होना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे वाला क्वेश्चन वेंट्रल है, तो ये नी कैप यहाँ पे वेंट्रली होना चाहिए, डॉर्सल लिख दिया, गलत है। स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल, बाबू वेंट्रली है, डॉर्सल साइड वो सिचुएटेड है, यानी कि भी गलत है, यहाँ पे डॉर्सल होना चाहिए। पेल्विक गर्डल हैज 2 कॉक्सियल बोन, सही बात है, गलत कौन है? सी और डी, सी एंड डी आर रॉन्ग, सही बात है। नेक्स्ट, स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन, तो ये क्या होता है?
सेकेंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में एनसीईआरटी ने साफ साफ नोट करके रखा हुआ है। द कॉक्सुल ऑफ द पेल्विक कर्डल इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ तो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। इसमें कर लीजिएगा, ये भी बहुत सा आसान सा है। मैच द फॉलोइंग, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स, ठीक है ना, ये सब मिला लेंगे, बहुत आसान है सब कुछ। एनी प्रॉब्लम एनीथिंग, तो ये सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक, डिस्कशन थोड़ा फास्ट किया है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, सब कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको नीट में, रुक जाइए थोड़ा। और सही है, मेहनत करते रहिए, अपने आप से कंपेयर करिए बस, और सब कुछ सही है, हैं? सही चल रहा है, मैक्सिमम लोग अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे बस यही मैसेज करूंगा आपको कि आप जो है मेहनत करिए बस, और आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। हिम्मत मत हारिए, क्विट मत करिए। आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपके पास कैपेबिलिटी है, देखिए मैं सच बताऊं तो ये जो जर्नी होती है नीट की, ऐसा नहीं है कि आपको एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 11th-12th में बहुत अच्छे से मेहनत करे हो, एक बेस क्लियर है, तभी हो पाता है। उनका भी मुश्किल से होता है, बहुत रेट कम होता है सक्सेस का, लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर बन गए तो आपको कई पूछते सही हो जाएंगे। लोग इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं, कई साल रिपीट भी करते हैं, ठीक है। तो बहुत डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत कम नंबर पा रहे हैं, जैसे 100, 150, 200 इतना नंबर आ रहा है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा बाबू, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। तुम नीट तक इतना प्रिपेयर कर लो, क्या कम से कम 50% 60% नंबर आ जाए, ताकि हाँ पेरेंट्स चांस दें आपको अगले अगले नेक्स्ट रिपीट के लिए। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तब सीधी सी बात है। जिनका 400 प्लस है, ठीक है ना, 450 प्लस है, 400 प्लस है, 400 प्लस की बात करता हूँ, जिनका 400 प्लस है, ठीक है, या तो 390 ऐसे, 380 ऐसे आ रहा है, ये लोग अभी भी चांस है, कुछ भी कर सकते हो, आप कभी भी पास पलट सकते हो। बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं। चलिए, तो अगला टेस्ट जो होगा आपका, अब रिवीजन टेस्ट है। जितना आपने पढ़ा है, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे, कोई इसमें कुछ बोझ नहीं लगेगा, ठीक है ना। पेपर एकदम स्टैंडर्ड नीट लेवल का होगा। आप समझ लीजिए जितना भी अभी तक पढ़ा है, 15-20 चैप्टर कुल मिला करके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 टेस्टों में ये पूरा इसका आपका आकलन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये होने वाला है, जो आपका कब होगा, देखिए 9 से 12 होगा, और 11 फरवरी को होगा, ठीक ना बाबू। एनी प्रॉब्लम, चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।